Let's continue the source 2. It is why here is an excerpt from what सीताराम पांडे wrote. सीताराम पांडे के कुछ मेमोरी से रिलेटेड है, दैट इज उन्होंने कुछ एक अंश लिखा था, इस प्रकार था, क्या लिखा था? इट इज माई हम्बल ओपिनियन दैट दिस सीजिंग ऑफ अवध, this seizing of Oudh, it is my humble opinion that the seizing of Awadh filled the minds of Sipahis with distrust and led them to plot against the government. मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा मतलब अविश्वास, डिस्ट्रस्ट भर गया था। डिस्ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट भर गया था और वे सरकार के खिलाफ प्लॉटिंग करने लगे थे। सरकार के खिलाफ वो प्लॉटिंग करने लग गए थे। एंड एजेंट्स ऑफ द नवाब ऑफ अवध एंड ऑल्सो ऑफ द किंग ऑफ दिल्ली वर सेंट ऑल ओवर द इंडिया टू डिस्कवर द टेम्पर ऑफ द आर्मी। जो एजेंट्स थे नवाब के, अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के एजेंट्स को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। मतलब कि जो सेना है वो कैसे, उनके टेम्पर को जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। नवाब के एजेंट्स थे, जो अवध के नवाब के एजेंट्स, और जो किंग ऑफ दिल्ली थे उन्होंने अपने एजेंट्स को भेज दिया। दे वर्क अपॉन दी फीलिंग्स ऑफ सिपाही। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। Telling them how treacherously the foreigners had behaved towards their king. ठीक है, they worked upon the feelings of सिपाही, telling them how treacherously the foreigners had behaved towards their king. अब उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। एंड दे इन्वेंटेड 10,000 lies and promises to persuade the soldier of mutiny and turn against their master, the English, and the objects of restoring the emperor of Delhi to throne. And उन्होंने क्या किया कि दिल्ली टू थ्रोन, उन्होंने 1000 झूठ बोल डाले और सिपाहियों को अपने मालिक को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके, दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। एंड अब उन्होंने 1000 लाइज बोले और प्रॉमिस किया टू परसुएड द सोल्जर्स टू मुटिनिटी and turn against their master, the English, with the object of restoring the Emperor of Delhi to the throne. They maintained that this was wholly within the army's power if the soldiers would only act together and do as they were advised. It is my humble, मेरा मानना है कि अवध पर कब्जे से सिपाहियों के जो अंदर था, उनकी जो फीलिंग थी उसमें डिस्ट्रस्ट भर गया था, अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ मतलब साजिशें रचने लग गए थे, प्लॉटिंग करने लग गए थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के एजेंट्स को सिपाहियों की टेम्पर जानने के लिए पूरे इंडिया में भेज दिया गया था।
उनके टेम्पर को जानने के लिए, क्योंकि उनमें जो डिस्ट्रस्ट की भावना बन गई थी उसको जानने के लिए पूरे इंडिया में उन्हें भेज दिया गया था। और एजेंट्स ने क्या किया, सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दे दी। एजेंट्स ने सिपाहियों की भावनाओं में और हवा दे दी, मीन्स कि उनके डिस्ट्रस्ट को, जो अविश्वास था, उसको और बढ़ा दिया। उन्होंने उस एजेंट्स ने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने, फॉरेनर्स ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ बोले। जो एजेंट्स थे उन्होंने 1000 झूठ बोल डाले और सिपाहियों को, अपने मालिकों, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया। उन्होंने 1000 झूठ बोल डाले और promises to persuaded the soldiers to mutiny and turn against their master, the English, with the object of restoring the temper of Delhi to the throne. Temper of Delhi to the throne. उन्होंने 1000 झूठ बोले और सिपाहियों को अपने मालिकों, सिपाहियों को अपने मास्टर्स, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया और उकसाया, जिससे कि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। ठीक है, उन्होंने 1000 झूठ बोले और प्रॉमिसेस टू परसुएड द सोल्जर्स टू मुटिनिटी, और उन्होंने अपने सिपाहियों को अपने मालिकों, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया। सिपाहियों को अपने मालिकों, और मालिक कौन थे, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए बहुत ही उकसाया, और कहा कि इतना उन्होंने उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके, दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी they maintained that this was wholly within the army's power if the soldiers would only act together and do as they were advised. और उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है, तो सेना दोबारा बादशाह को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा सकती है। सेना दोबारा राजा को दिल्ली की राजगद्दी पर क्या कर सकती है, बैठा सकती है। अब यहाँ पे क्या है, रिबल सिपाही एक्ट, मेरठ अटैक ऑफिसर्स। फिगर 3 में लिखा हुआ है कि मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला कर रहे हैं। ये जो रिबेल मतलब कि ये जो सिपाही है ये विद्रोह कर रहे हैं मेरठ में, और वो ऑफिसर्स पर अटैक कर रहे हैं। उनके घर में घुसकर, उनकी बिल्डिंग्स में आग लगाकर वो उन पर अटैक कर रहे हैं। एंड it chanced that about this time the Sarkar sent parties of men from each regiment to different garrisons for instructions in the use of the new rifle. अब क्या था, सहयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग रेजिमेंट्स में उनको भेजा था, या अलग अलग कैंटोनमेंट में उनको भेजा था, अलग अलग कैंटोनमेंट में उनको भेजा गया था। एंड अलग अलग इसी टाइम क्या हुआ, सरकार ने भी हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग गैरिसन में भेजा था। ठीक है, अलग अलग छावनियों में भेजा था, अलग अलग गैरिसन में भेजा था। कुछ लोगों को हर रेजिमेंट्स में भेजा गया कि वो उनको इंस्ट्रक्शन दे सके कि ये जो नई राइफल आई है उसका यूज कैसे किया जाता है। Then man performed the new drill for some time until a report got about by some means or the other that the cartridge used for these new rifles were greased with the fat of cows and pigs. अब क्या हुआ था कि इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया, इन लोगों ने कुछ समय तक उनको ट्रेनिंग दी, इन लोगों ने कुछ समय तक मतलब सिपाहियों को ट्रेनिंग दी, और इसी दौरान ना जाने कहाँ से ये खबर फैल गई कि इन राइफलों में जो इस्तेमाल होने वाले कारतूस है
उस पर गाय और सुअर की गाय और पिग की मतलब चर्बी का लेप चढ़ाया गया है, ठीक है। और बाय मीन्स और दी अदर्स, मतलब कैसे ये रिपोर्ट पहुंच गई या कैसे ये बातें लोगों तक पहुंच गई, ना जाने कहाँ से ये खबर फैल गई कि जो राइफल्स का इस्तेमाल सिपाहियों को सिखाया जा रहा है, उसमें जो कारतूस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कार्टेजेस को इस्तेमाल किया जा रहा है न्यू राइफल्स में, वो ग्रीस्ड किया गया है फैट ऑफ काउस एंड पिग से। मतलब फैट ऑफ काउ और पिग की चर्बियों का उसमें क्या किया गया, ग्रीस लगाया गया, ऊपर से लेप लगाया गया है। एंड द मेन फ्रॉम आर रेजिमेंट the men from our regiment the men from our regiment wrote to others in the regiment telling them about this, and there was soon excitement in every regiment। अब क्या हुआ था, जो मैन हमारे रेजिमेंट में लोग दूसरे लोगों को लेकर ये खबर भेजने लग गए, और जल्द ही हर एक रेजिमेंट में एक्साइटमेंट का माहौल बन गया, मतलब उत्तेजना का माहौल बन गया। एंड some man pointed out that in 40 years service nothing had ever had been done by the Sarkar to insult their religion, but as I have already mentioned, the Sipai's mind had been inflamed by the seizure of Awadh। अब क्या हुआ था, कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में गवर्नमेंट ने उनके रिलीजन को कभी भी चोट पहुंचाने के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया। कुछ लोग पॉइंट कर रहे थे कि 40 इयर्स की उनकी सर्विस में ऐसा कोई काम गवर्नमेंट ने उनके रिलीजन को इंसल्ट करने के लिए कोई वर्क नहीं किया। बट एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, उनके लेकिन पहुंचाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे, अवध पे कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। एंड इंटरेस्टेड पार्टीज वर क्विकली टू पॉइंट आउट दैट द ग्रेट एम ऑफ द इंग्लिश वाज टू टर्न अस all into Christians, and they had therefore introduced the cartage in order to bring this about, since both Mohammedans and Hindus would be defiled by using it। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस, ऐसे कार्टेज तैयार किए ताकि इन्हें इस्तेमाल करने से जो मोहम्मदन थे, मोहम्मदन मतलब जो मुसलमान थे और जो हिंदू थे, उन दोनों के ही धर्म क्या हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। अब देखो, जो इंटरेस्टेड पार्टी थी उन्होंने तुरंत ही पॉइंट आउट किया, तुरंत ही इसका फायदा उठाया और तुरंत ही उसमें क्या की एक स्टोरी बना दी कि अंग्रेज ने तो पहले से ही कहा था कि जो लोग ईसाई बन जाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज उनसे नहीं छीनी जाएगी। अब अंग्रेज चाहते थे कि हम ईसाई बन जाए, इसीलिए उन्होंने ऐसे कार्टेजेस को इंट्रोड्यूस किया, ऐसे कार्टेजेस को वो इंट्रोड्यूस किया जिनके इस्तेमाल से जितने मोहम्मदन थे और जितने की हिंदूज थे, दोनों के ही धर्म क्या हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, दोनों के ही धर्म भ्रष्ट हो जाए। And the Colonel Sahib was of the opinion that the excitement, which even he could not fail to see, would pass off as it had done before, and recommended me to go to my home. Recommended me to go to my home। कर्नल साहब का मानना था कि ये जो बेचैनी है जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। उन्होंने मुझे, सीताराम पांडे ने लिखा, उन्होंने कहा कि तुम घर चले जाओ, ये जो बेचैनी हो रही है, जो साफ दिखाई मुझे दे रहा है तुम्हारी बेचैनी, ये खत्म हो जाएगी, तुम आराम से अपने घर चले जाओ। दैट next the mutiny becomes a popular rebellion।
Our third topic is that is the mutiny becomes a popular rebellion. अब mutiny क्या होता है? When soldiers as a group disobey their officers in the army. जब soldiers अपने ऑफिसर की बात नहीं मानते, मतलब ग्रुप में इकट्ठे हो जाते, यूनिटी में आ जाते हैं और अपने ऑफिसर्स की बात को मानने से इनकार कर देते हैं, दैट। और आप कह सकते हो म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन, मतलब सैनिक विद्रोह क्या हुआ था? एक पॉपुलर रिबेलियन बन गया था, जन विद्रोह बन गया था। एक सैनिक विद्रोह क्या बन गया था? जन विद्रोह बन गया था, ठीक है, ग्रुप। एंड थ्रो struggles between rulers and the ruled are not unusual. Sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance so that the power of the state breaks down. So that the power of the state breaks down. And क्या हुआ था कि जो रूलर्स थे एंड जो प्रजा के बीच में संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं थी, मतलब दोनों के बीच में स्ट्रगल कोई अनोखी बात नहीं होती, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये जो इनके बीच में जो स्ट्रगल था वो ये इतने फैल जाते कि ये जो हमारा जो रूल था, ये जो राज्य की सत्ता छिन भिन हो जाती थी, आप कह सकते हो। तो ये जो स्ट्रगल था, मतलब जो रूलर्स और जो रूल्ड, मतलब जो रूलर्स थे और जो हमारी प्रजा के बीच में जो स्ट्रगल था वो आर नॉट अनयूजुअल, ये अनयूजुअल नहीं था, ये अक्सर होता था। लेकिन समटाइम्स इनके जो स्ट्रगल थे वो इतने बढ़ जाते थे, इतने पॉपुलर हो जाते थे कि उसके कारण जो पावर होती थी स्टेट की वो ब्रेक डाउन हो जाती थी। जो पावर होती थी स्टेट की वो क्या हो जाती थी? ब्रेक डाउन हो जाती थी। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. और फिर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका जो एनिमी है वो एक है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन एनिमी एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम। इसीलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे, इसीलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे। फॉर सच अ सिचुएशन टू डेवलप पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज, communicate, take initiative, and display the confidence to turn the situation around, to turn the situation around. उन्होंने क्या किया कि एक तो क्या था, बहुत सारे लोग मानते थे कि जो उन सबका एनिमी है वो एक है, इसलिए वे सब कुछ एक साथ करना चाहते थे उसी टाइम पे। और इस तरह की स्थिति में हालत अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता था। और जब ऐसी सिचुएशन होती थी तो लोगों को मतलब ऑर्गेनाइज होना पड़ता था, उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ता था और इनिशिएटिव लेना पड़ता था, इनिशिएटिव लेना पड़ता था, पहलकदमी करनी पड़ती थी और आत्मविश्वास का परिचय देना पड़ता था। कॉम्प्रोमाइज मतलब कॉन्फिडेंस का परिचय देना पड़ता था कि हाँ, हमें कॉन्फिडेंस है, हम जो भी काम करेंगे वो आगे बढ़ाएंगे। उनको ये काम करना पड़ता था। एंड that such a situation developed in the northern parts of India in 1857. और such a situation developed in the northern parts of the India in 1857. और ये ऐसी सिचुएशन 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। और कहाँ पे हुई थी? मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में ऐसी सिचुएशन हो गई थी, दैट इज 1857 में यही सारी चीज़ें होने लग गई थी। एंड आफ्टर 100 years of conquest and administration, after 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that
started in May 1857 and threatened the company's very presence in India and threatened the company's very presence in India। अब इसमें क्या हुआ था कि फतह और शासन के, आप कह सकते हो, आफ्टर 100 years ऑफ कॉन्क्वेस्ट, मतलब शासन करते हुए और एडमिनिस्ट्रेशन का, जो शासन था एडमिनिस्ट्रेशन का, कि 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। ठीक है, आफ्टर 100 years ऑफ कॉन्क्वेस्ट, मतलब उन पे अत्याचार करते हुए, उन पे कब्जा करते हुए, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उन्हें फेस करना पड़ रहा था एक मैसिव रिबेलियन का, मतलब जन विद्रोह को उनको फेस करना पड़ा था, जो कि स्टार्ट हुआ था मई 1857 में स्टार्ट हो गया था। एंड थ्रेटन दी कंपनी वेरी प्रेजेंस इन इंडिया, और इससे क्या हुआ था, अब कंपनी को भारत में अपना जो प्रेजेंस था वो खतरे में लग रहा था। ठीक है, इससे इस विद्रोह ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। ठीक है, ये जो जन विद्रोह, मासिव रिबेलियन जो हो रहा था, इससे कंपनी में भी एक डर हो गया था कि वो अब यहाँ पे प्रेजेंट रह पाएगी कि नहीं, वो इंडिया में बिल्कुल सेटल रह पाएगी कि नहीं। और आफ्टर दैट क्या हुआ था, सिपाही mutinied in several places, beginning from the Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in rebellion. अब क्या हुआ था, उनका अस्तित्व ही खतरे में था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। मेरठ से उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने कई जगह बगावत कर दी, और समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। क्या हुआ कि मेरठ से उन्होंने स्टार्ट किया और लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उन्होंने भी रोज अप, उन्होंने भी रिबेलियन में वो भी पार्टिसिपेट करने लग गए, वो भी रिबेलियन में उठ खड़े हुए और उन्होंने भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। सम रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू colonialism in the 19th century anywhere in the world। और कुछ लोग मानते थे कि 19th सेंचुरी में कोलोनियलिज्म के खिलाफ दुनिया भर में ये सबसे बड़ा आर्म्ड संघर्ष था, ये सबसे बड़ा आर्म्ड रेसिस्टेंस था। और सब लोग मानते थे, कुछ लोग ये मानते थे, ये बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस था, विद्रोह था कोलोनियलिज्म के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ इन द 19th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, एंड पूरे वर्ल्ड में 19th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड में, दैट इज फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, अगर हम देखें कि मेरठ से दिल्ली तक, आप मेरठ से दिल्ली तक, दैट इज कि 29th मार्च 1857, 29th March 1857, a young soldier Mangal Pandey was hanged to death for attacking his officers in Barrackpore। अब क्या होता, ऑन 29th March 1857 को क्या हुआ था, एक यंग सोल्जर था मंगल पांडे वॉज हैंग टू डेथ, उसे हैंग टू डेथ दे दिया गया था, फांसी पर लटका दिया गया था। क्यों? क्योंकि अटैकिंग हिज ऑफिसर, उसने अटैक किया था बैरकपुर में, ऑफिसर्स पर अटैक किया था, ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स पर अटैक किया था, उस पर आरोप लगाया गया था, इसीलिए उसे जान से, मतलब कि उसे फांसी पर लटका दिया गया था। एंड उस पर अटैक लगा, उस पर मतलब कि उसने ब्रिटिशर्स पर अटैक किया बैरकपुर में ऑफिसर्स पर, ये उस पर मतलब कि आरोप लगा दिया गया, उसे फांसी पर लटका दिया गया था। Some days later, some sipais of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridges, which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs. 85 sipais were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. This happened on 9th May 1857. This happened on 9th May 1857.
अब क्या हुआ था, कुछ दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ दिन बाद जो सिपाही मेरठ के रेजिमेंट में थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया आर्मी ड्रिल के लिए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम ये ड्रिल नहीं करेंगे, मतलब ये जो न्यू कार्टेजेस आए हैं हम उसका यूज, मतलब उससे हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे, न्यू कार्टेजेस से हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे। क्योंकि जो सिपाहियों को क्या लगता था, वो जो कार्टेजेस है उस पर क्या कौन सी ग्रीस लगी है, गाय और पे की चर्बी का, मतलब उसकी ग्रीस लगाई गई है, उसके कोट लगाए गए हैं, गाय और पिग की ग्रीस, मतलब उसके कोट लगाए गए, उनकी चर्बियों के कोट लगाए गए। दैट इज 85। और उसके बाद क्या हुआ, जब इन लोगों ने ड्रिल ट्रेनिंग करने से मना कर दिया उस कार्टेजेस से, तो क्या ऑफिसर्स ने क्या किया, 85 सिपाहियों को डिसमिस कर दिया सर्विस से और सेंटेंस टू 10 ईयर्स, और उन्हें जेल भेज दिया 10 सालों के लिए। कहा कि उन्हें जेल भेज दिया 10 सालों के लिए, क्योंकि वो ऑफिसर्स का हुक्म ना मान रहे थे, उन्होंने ऑफिसर का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, तो उन्हें 10 साल की सजा दे दी गई। और ये कब हुआ था, 9 मई 1857 को हुआ था। ये 9 मई 1857 को ये घटना घटी थी। एंड the response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary. और क्या हुआ था, मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। ठीक है, ये जो रेस्पॉन्स था, जो अदर इंडियन सोल्जर्स थे इन मेरठ में, उनका जो रेस्पॉन्स था वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका रेस्पॉन्स था। उन्होंने क्या किया, ऑन 10th में the soldiers marched to the jail in Meerut. On 10th May, the soldiers marched to the on 10th May को क्या हुआ था, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned सिपाही। 10th May को सोल्जर्स ने, 9th May को उन्हें जेल भेजा गया, 10th में जो अदर इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने बगावत कर दी मेरठ में, और उसके बाद से वो मार्च करते वो मेरठ के जेल तक पहुंच गए और उन्होंने अपने सिपाहियों को वहां से रिलीज करवाया। उन्होंने अपने सिपाहियों को वहां से, जो प्रिजन में, मतलब जो जेल में बंद थे, उनको आजाद करवा लिया। एंड फिर क्या किया, दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर। उन लोगों ने अटैक किया और ब्रिटिश ऑफिसर को किल किया, ब्रिटिश ऑफिसर को मार डाला। उन लोगों ने अटैक करना स्टार्ट किया और ब्रिटिश ऑफिसर्स को उन्होंने मार डाला। दे कैप्चर्ड गन्स एंड एम्युनिशन एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर वॉर ऑन द फिरंगी। क्या हुआ, दे कैप्चर्ड गन्स, उन्होंने कैप्चर कर लिया गन्स को। ठीक है, उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की बिल्डिंग, उनकी प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने उन गन्स को और एम्युनिशन, गन और हथियार को अपने कब्जे में ले लिया और उस बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टीज को आग के हवाले कर दिया। ठीक है, और डिक्लेयर वॉर ऑन दी फिरंगी, और उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अब फिरंगियों के खिलाफ उन लोगों ने क्या किया, युद्ध का ऐलान कर दिया। लेकिन फिरंगी कौन होते थे, फॉरेनर्स थे। फिरंगी क्या थे, फॉरेनर्स थे। द टर्म रिफ्लेक्ट्स एन एटीट्यूड ऑफ कंटेम्प्ट। ठीक है, फिरंगी विदेशी फॉरेनर थे, इस शब्द में अपमान का भाव आता है। ठीक है, ये जो शब्द है इसमें क्या होता है, एक फिरंगी मतलब अपमान की बात आ जाती है इस वर्ड से। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री, बट who would rule the land instead? The soldiers had an answer to this question. The Mughal Emperor Badshah Shah Zafar. The Mughal Emperor Badshah Shah Zafar. अब क्या हुआ था, द मुगल एम्परर बादशाह शाह जफर, यहाँ पे क्या हुआ कि ऐलान तो कर दिया
सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमदा थे। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को मतलब पूरी तरह से उनके रूल को एंड करने के लिए तैयार थे। लेकिन सवाल ये था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। लेकिन सवाल ये था कि कौन रूल करेगा इस लैंड पर जब अंग्रेज चले जाएंगे। तो सोल्जर्स का आंसर एक ही आया था कि जो मुगल एम्परर है बादशाह शाह जफर। सोल्जर का आंसर एक ही आया था कि जो मुगल एम्परर है बादशाह शाह जफर, यहाँ पर वो इस पर राज्य करेंगे। द सिपाही ऑफ मेरठ rode all night of 10th May to reach Delhi in the early hours. नेक्स्ट मॉर्निंग जो सिपाही थे मेरठ के वो रोड ऑल नाइट, वो क्या हुआ मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली द सिपाही ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10th May to reach Delhi in the early hours next morning. As news of their arrival spread, the regiment stationed in Delhi also rose up in rebellion. Then सिपाहियों ने क्या किया, मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10th मई की ही रात को घोड़े पे सवार होकर मुंह अंधेरे में ही दिल्ली पहुंच गए। घोड़े पे सवार होकर वो अर्ली मॉर्निंग में ही दिल्ली पहुंच गए। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी और जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरठ के सिपाही दिल्ली में आ पहुंचे हैं, तो दिल्ली में भी जितने सैनिक थे उन लोगों ने भी क्या कर दिया, अपनी सरकार से बगावत कर दिया। उन लोगों ने भी ब्रिटिशर से क्या किया, बगावत कर दी। अगेन ब्रिटिश As news of their arrival spread, the regiment stationed in Delhi also rose up in rebellion. Again British officers were killed. ठीक है, again British officers were killed, arms and ammunition seized, buildings set on fire. Then triumphant soldiers gathered around the wall of the Red Fort where the Badshah lived, demanding to meet him. The emperor was not quite willingly to challenge the mighty British power, but the soldiers persisted. They forced their way into the palace and proclaimed Bahadur Shah Zafar as their leader. अब उन्होंने क्या किया कि वो सैनिक देशी सिपाहियों ने हथियार, जो इंडिया के सिपाही थे, मतलब यहाँ पे भी उन्होंने अंग्रेज ऑफिसरों को मारना स्टार्ट कर दिया था। अंग्रेज ऑफिसरों को उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना स्टार्ट कर दिया था, वो भी मारे जा रहे थे। और देशी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, जितने भी अगेन ब्रिटिशर्स उनको मारने लगे वो लोग, और उनके जो गोला बारूद है उनको सीज करके अपने कब्जे में ले लिया और बिल्डिंग्स पर आग लगा दी उन लोगों ने। और जो विजय आप कह सकते हो, दैट इज ट्रिumphant मतलब विजयी। जो विजयी सैनिक लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए और वो सैनिक क्या गैदर कर रहे थे, लाल किले के आसपास की दीवारों के पास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे, वे जमा हो गए और बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। ठीक है, अब वे बादशाह से मिलना चाहते थे, लेकिन जो बादशाह थे वो अंग्रेजों से लड़ने के युद्ध में तैयार नहीं थे। ठीक है, और लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। और आखिरकार क्या हुआ, वो जबरदस्ती ही वो सब महल में घुस गए और उन्होंने अपना नेता किसको दे दिया, उन्होंने अपना नेता बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया। एंड then the aging emperor
had to accept this demand। जो एजिंग एम्परर था, मतलब जो बूढ़े बादशाह को सोल्जर्स की मांग को मानना पड़ा था। बूढ़े बादशाह को सोल्जर्स की मांग को मानना पड़ा। उन्होंने देश भर के मुखियों और शासकों को उन्होंने देश भर के मुखियों और शासकों को चिट्ठी लिख सॉरी द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। जो एजिंग एम्परर था उसे एक्सेप्ट करना पड़ा सोल्जर्स की डिमांड को, दैट इज बहादुर शाह जफर को एक्सेप्ट करना पड़ा। ही रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री। उन्होंने सबको लेटर्स लिखा, मतलब ये जो एजिंग थे इन्होंने सबको लेटर्स लिखा, पूरे मतलब सब चीफ और रूलर्स ऑफ द कंट्री को लेटर लिखा और कहा कि सबको दिस टाइम फॉरवर्ड आना है। उन्होंने देश भर के मुखियों और रूलर्स को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्य का एक संघ बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब अगर हमें ब्रिटिशर से अब लड़ना है तो हमें अपने इंडियन स्टेट्स को एकजुट लाना पड़ेगा ब्रिटिशर से लड़ने के लिए, ठीक है, एंड ब्रिटिशर से लड़ने के लिए। बहादुर शाह जफर के एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। बहादुर शाह जफर ने ये जो स्टेप उठाया था कि ऑल ओवर इंडिया में लेटर लिख दिया था कि सब एकजुट आ जाए, तो इससे क्या हुआ, ग्रेट इम्प्लीकेशन हुए थे, ग्रेट रिजल्ट आया था, ग्रेट इम्प्लीकेशन हुआ था एंड ग्रेट रिजल्ट आया था, ग्रेट इम्प्लीकेशन हुआ था। और उसके बाद द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। जो मुगल डायनेस्टी थी उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड chieftains controlled different territories on behalf of the Mughal ruler or threatened by the expansion of British rule. Threatened by the expansion of British rule. Many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territory once more under Mughal authority. Once more under Mughal authority. अब उन्होंने क्या कहा, अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े पार्ट में मुगल डायनेस्टी बहुत बड़े पार्ट में रूल करती थी। हमारी कंट्री के बहुत बड़े पार्ट में मुगल डायनेस्टी रूल करती थी। ये अंग्रेजों से पहले की बात थी। Then most smaller rulers and chieftains control different territories on behalf of the Mughal emperor। और ज़्यादातर जो छोटे रूलर्स होते थे और जो chieftains होते थे वो बादशाह के नाम पर ही अपनी टेरिटरी का शासन चलाते थे, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ दी जो रूलर्स होते थे और जो सूबेदार जो chieftains होते थे वो कंट्रोल करते थे डिफरेंट टेरिटरीज को, और किसके बिहाफ में वो काम करते थे, ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल रूलर। और वो किसके बिहाफ में काम करते थे, ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल रूलर के नाम पर ही अपने इलाके पे शासन करते थे। एंड threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again। अब क्या हुआ था कि ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। उनका क्या था, ब्रिटिश शासन के विस्तार से, मतलब वो लोग डर गए थे ब्रिटिश रूलर, थ्रेटन हो गया था, क्योंकि जो ब्रिटिश जो रूलर थे उनका मतलब एक्सपेंशन होता जा रहा था। और मैनी ऑफ देम, मतलब कई लोग ये चाहते थे, उन्हें ये लगता था कि ये जो मुगल एम्परर है वो अगर दोबारा रूल करने लगेंगे तो दे वुड बी एबल टू रूल देयर ओन। मतलब कि अगर वो दोबारा रूल करेंगे तो वो लोग जो स्मॉल रूलर्स थे और जो chieftains थे वो कहने लग गए, वो सोचने लग गए कि मुगल एम्परर दोबारा आ जाएगी तो हम भी अपने छोटे से स्मॉलर रूलर्स और अपनी टेरिटरीज पे दोबारा से राज करने लगेंगे, अपनी टेरिटरीज पर दोबारा से बेफिक्र होकर अपना राज करने लगेंगे। और द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, बट ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी, ठीक है। ब्रिटिशर्स को इन घटनाओं की उम्मीद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है उनके साथ।
ऐसा कुछ भी हो सकता है उनके साथ। बट क्या हुआ कि उन्हें लगता था कि दे थॉट दिस disturbance caused by the issue of the Carthaginians would die down. But Bahadur Shah Zafar's decision to bless the rebellion changed the entire situation dramatically. And often, when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthusiastic, and it gives them the courage, hope, and confidence to act. ठीक है, क्या होता है? Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthusiastic, or it gives them the course, it gives them the courage, hope, and confidence to act. Courage, hope, and confidence to act. अब क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कार्टेजो के इशू पर ये सारी चीज पैदा हुई है और कुछ समय में शांत हो जाएगी। उनको ये लगता था, दे थॉट दैट ये जो डिस्टरबेंस हुआ है, ये जो डिस्टरबेंस कॉज हुई है, वो कार्टिजेस के इशू के कारण हुई है और ये कुछ ही दिन में शांत हो जाएगी ये डिस्टरबेंस। बट लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया, जब बहादुर शाह जफर ने इस रिबेलियन को सपोर्ट कर दिया, तो स्थिति क्या हुई? ये जो सिचुएशन है वो रातों रात बदल गई। जो सिचुएशन थी वो क्या हो गई? वो रातों रात बदल गई। एंड अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है, और अक्सर ऐसा होता है ऑफन जब लोगों को कुछ अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी दिखाई देती है तो उन्हें फील होता है, उनको इंस्पायर्ड और एंथुसियास्ट फील होने लगता है, उत्साह भर जाता है, इंस्पायर उत्साह और साहस उनमें बढ़ जाता है। एंड इट गिव्स देम द करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट, और इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है, करेज मिलता है, होप मिलती है, आशा मिलती है, उम्मीद मिलती है, और कॉन्फिडेंस टू एक्ट, कॉन्फिडेंस मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है और आत्मविश्वास मिलता है। एंड दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक अंडर द हेडिंग द mutiny becomes a popular rebellion में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था द रिबेलियन स्प्रेड। द रिबेलियन स्प्रेड। फर्स्ट रीड द फिगर 4। फिगर 4 में क्या कह रहा है? ये फिगर 4 द बैटल इन द कैवलरी लाइन, और कैवलरी लाइंस में ये जो बैटल हो रहा है, कैवलरी लाइंस में ये बैटल हो रहा है ऑन द इवनिंग ऑफ 3 जुलाई 1857 को क्या हुआ था? इवनिंग में 3 जुलाई 1857 ओवर 3000 रिबेल्स केम फ्रॉम बरेली, क्रॉस्ड द रिवर जमुना, entered Delhi and attacked the British cavalry posts. The battle continued all through the night. On the evening में 3 जुलाई 1857 को 3000 रिबल्स, मतलब 3000 से भी ज्यादा रिबल्स आए थे, विद्रोही आए थे। कहाँ से? बरेली से आए थे। उन्होंने रिवर जमुना को क्रॉस किया। उन्होंने रिवर जमुना को क्या किया? क्रॉस किया। उन्होंने रिवर जमुना को क्रॉस किया और दिल्ली में वो एंटर कर गए। दिल्ली में वो एंटर कर गए एंड रिवर यमुना को क्रॉस किया और दिल्ली में वो एंटर कर गए और अटैक द ब्रिटिश कैवलरी पोस्ट, और उन्होंने ब्रिटिश के कैवलरी पोस्ट पर धावा बोल दिया। और द बैटल कंटिन्यू ऑल थ्रू द नाइट, और उसके बाद से धावा बोल दिया और जो बैटल थी वो पूरी रात चलती रही। जो बैटल थी वो पूरी रात चलती रही। एंड फिगर 5 में क्या है कि मंगल पांडे की मेमोरीज में, मतलब ये
पोस्ट, ये स्टैम्प किया गया था मंगल पांडे की। फिगर 5 में शो कर रहा है कि मंगल पांडे की स्मृति या मेमोरी में एक जारी किया गया था, पोस्ट स्टैम्प जारी किया गया था, स्टैम्प को किया गया था, डाक टिकट को निकाला गया था उनकी मेमोरी में, और जिसमें उनकी मंगल पांडे जी की फोटो है। एंड आर नेक्स्ट, और आप देख सकते हैं कि आपके पेज में बहादुर शाह जफर, फिगर 6 में बहादुर शाह जफर की फोटो है, फिगर 7 में नाना साहब की फोटो है, फिगर 8 में क्या है, एज द म्यूटिनी स्प्रेड ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड इन द कैंटोनमेंट। और जैसे जैसे ये म्यूटिनिटी फैलता जा रहा था और विद्रोह फैलता जा रहा था, तो क्या हो रहा था, जो कैंटोनमेंट्स है, कैंटोनमेंट्स में अंग्रेज ऑफिसरों को मारा जाने लगा। कैंटोनमेंट्स में क्या हो रहा था, अंग्रेज ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी मारा जाने लगा था। और नेक्स्ट, दैट इज द रिबेलियन स्प्रेड। द रिबेलियन स्प्रेड मतलब बगावत फैलने लगा। द रिबेलियन स्प्रेड, बगावत फैलने लगा। आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, आफ्टर जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर मतलब रूटेड फ्रॉम दिल्ली, there was no uprising for almost a week. There was no uprising for almost a week. ठीक है, अब क्या हुआ, जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो उन्होंने एक हफ्ते तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। वहां पर 1 वीक तक कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। जैसे ब्रिटिश का जो रूट था दिल्ली से उखड़ गया, आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम द दिल्ली से, तो देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। 1 वीक तक वहां पर क्या हुआ, विद्रोह नहीं हुआ। 1 वीक तक वहां पे विद्रोह नहीं हुआ। इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज टू ट्रेवल। और जाहिर है खबर फैलने के लिए कुछ समय तो लगना ही था, और जाहिर सी बात है दैट टाइम प्रिंटिंग तो था नहीं, तो खबर फैलने के लिए कुछ टाइम तो लगना ही था। आप कुछ टाइम तो लगना ही था, लेकिन हाँ, इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज टू ट्रेवल। ठीक है, देन अ स्प्रोट ऑफ म्यूटिनिटी बिगिन। और उसके बाद क्या हुआ, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला शुरू ही हो गया, और उसके बाद से जो विद्रोह का सिलसिला था वो क्या हुआ, वो शुरू ही हो गया, वो स्टार्ट ही हो गया। एंड regiments after regiment mutinied and took off to join other troops at nodal points like Delhi, कानपुर एंड लखनऊ। अब क्या हुआ था, एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का सहारा देने के लिए निकल पड़े। आप कह सकते हो रेजिमेंट्स आफ्टर रेजिमेंट्स म्यूटिनाइड, मतलब एक के बाद हर रेजिमेंट में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर, मतलब मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल गए। रेजिमेंट्स आफ्टर रेजिमेंट्स म्यूटिनाइड, वहां पे विद्रोह शुरू हो गया, और टेक ऑफ टू ज्वाइन द, मतलब वो वहां से निकले और मतलब अदर ट्रूप्स को उन्होंने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, जो कि नोबल पॉइंट से, दैट इज लाइक दिल्ली, कानपुर और लखनऊ। दिल्ली, कानपुर और लखनऊ, ठीक। और आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन विलेजेस ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन एंड rallied around local leaders, zamindars, and chieftains who were prepared to establish their authority and fight the British. And fight the British. अब क्या हुआ था कि and fight the British, उनको उनकी देखा देखी जितने भी क्या हुआ था, एंड फाइट द ब्रिटिश। ठीक है, आफ्टर उनकी देखा देखी कस्बों और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पे चलने लग गए थे,
उनका ही देखा देखी टाउन्स और विलेजेस के लोग भी रिबेलियन के रास्ते में, बगावत के रास्ते में चलने लग गए थे। और उन्होंने भी क्या किया था, रैलीड अराउंड लोकल लीडर, लोकल लीडर्स ने भी रैली निकालना शुरू कर दिया था। मतलब लोकल लीडर, जमींदार और चीफ ने भी रैली निकालना स्टार्ट कर दिया था। ठीक वे सब भी बगावत के रास्ते पे चल गए थे। जो लोकल लीडर थे, जो जमींदार थे और जो चीफ थे, जो मुखिया थे, उन्होंने भी एक संगठन को गठित कर लिया था, उनके पीछे संगठित हो गए थे। वे लोग भी उनके पीछे पीछे इस रैली में पार्टिसिपेट करने लग गए थे। ठीक है। एंड ये लोग अपनी उन्होंने क्या किया, मतलब कि ये लोग भी उनके पीछे लोकल टाउन्स और मतलब विलेजेस में ये जो पीपल ने रिबेलियन करना स्टार्ट कर दिया था, लोकल पीपल, लोकल लीडर, जमींदार और चीफ स्टेन्स भी उनके पीछे पीछे लग गए थे ये काम करने के लिए। और ये लोग क्यों कर रहे थे, वो अपनी सत्ता, अपनी अथॉरिटी को दोबारा स्टैब्लिश करने के लिए ये रिबेलियंस का सपोर्ट कर रहे थे, विद्रोह में पार्टिसिपेट कर रहे थे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो ये काम कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो ये वर्क कर रहे थे। एंड establish their authority and fight the British, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये लोग अपनी सत्ता स्थापित, अथॉरिटी स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। अंग्रेजों को हराने के लिए, अंग्रेजों को हराने के लिए ये तैयार थे। और आफ्टर दैट क्या हुआ कि नाना साहब, द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव, जो नाना साहब थे क्या था, द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव, who lived near Kanpur, gathered armed forces and spread the British garrison from this city. नाना साहब कौन थे, वो एडॉप्टेड सन थे किसके, पेशवा बाजीराव के, वो एडॉप्टेड सन थे। आप कह सकते हो कि उनको अडॉप्ट किया गया था, वो नाना साहब को अडॉप्ट किया गया था। और मतलब पेशवा बाजीराव की डेथ हो गई थी और मतलब नाना साहब को उन्होंने अडॉप्ट किया था बचपन से ही। और जो नाना साहब थे वो कहाँ रहते थे, वो कानपुर में रहते थे। ठीक है, वो कानपुर में रहते थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेना इकट्ठा की, उन्होंने सेना को गैदर किया, इकट्ठा की और उन्होंने फिर क्या किया, ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने सेना को इकट्ठा किया और एक्सपेक्ट ब्रिटिश सैनिकों को वहां से एक्सपेक्ट मतलब भगा दिया। और ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, और उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। और उन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, पेशवा घोषित कर दिया। He declared that he was a governor under Emperor बहादुर शाह जफर। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अगर हम लोग ब्रिटिशर्स को भगाने में कामयाब हो गए तो उन्होंने क्या ऐलान कर दिया कि वो बहादुर शाह जफर के अंडर में गवर्नर बनेंगे। ठीक है, जो एम्परर, जो साम्राज्य होगा बहादुर शाह जफर का, उसमें वो क्या होंगे, गवर्नर होंगे, उसमें वो क्या रहेंगे, गवर्नर बनेंगे। एंड उसमें वो गवर्नर बनेंगे। एंड इन लखनऊ बिरजिस कादर, इन लखनऊ में क्या हुआ था, उन्होंने क्या, इन लखनऊ बिरजिस कादर, द सन ऑफ द deposed नवाब वाजिद अली शाह was proclaimed the new नवाब, was proclaimed the new नवाब। उन्होंने क्या बोलते हैं, लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। ठीक है, क्या किया गया कि लखनऊ में जो बिरजिस कादर थे, और बिरजिस कादर किसके सन थे, मतलब नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे, नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे, लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए थे। ठीक है, क्या हुआ था, लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह को लखनऊ की गद्दी से हटा दिया गया था। तो उसके बाद उनके बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया, बिरजिस कद्र को नया नवाब बना दिया गया। एंड ही टू एक्नॉलेज्ड, और बिरजिस कद्र, जो बिरजिस कद्र अपने पापा की जगह पे नए नवाब बने, उन्होंने भी ही टू एक्नॉलेज दी सुजरैनिटी,
सुजरानिटी ऑफ बहादुर शाह जफर। उन्होंने भी कादर ने क्या किया था, उन्होंने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया था, उन्होंने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया था। एंड हिज मदर बेगम हजरत महल took an active part in organizing the uprising against the British। और जो उनकी मदर थी उन्होंने भी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट किया था। उनकी जो माँ थी बेगम हजरत महल ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए मतलब एक्टिव पार्टिसिपेट किया था। एंड इन और इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई joined the rebel Sipahis and fought the British along with तात्या टोपे the general of नाना साहेब। अब क्या हुआ था कि जो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जाकर मिल गई। ठीक है, उन्होंने भी उनका सपोर्ट किया और उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी और उन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स को भारी चुनौती दी और किससे के साथ मिल गई, तात्या टोपे के साथ मिलकर। ठीक है, नाना साहब के जो जनरल थे, जो सेनापति थे तात्या टोपे के साथ, वो मिलकर उन्होंने अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। एंड अब इन द मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेज्ड and led an army of 4,000 against the British, who had taken over the administration of her state. क्या हुआ था, मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4,000 सैनिकों की फौज तैयार की। ठीक है, मध्य प्रदेश में मांडला रीजन में रानी अवंतीबाई लोधी ने रामगढ़ में रेस किया, सैनिकों को इकट्ठा किया। लेड एन आर्मी ऑफ 4,000 मतलब कि 4,000 आर्मी को उन्होंने इकट्ठा किया। 4,000 आर्मी को उन्होंने तैयार किया अंग्रेजों के खिलाफ एंड उसका नेतृत्व किया क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था और अवंतीबाई लोधी ने उनका नेतृत्व किया, लेड किया, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने उनके स्टेट पे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उनके स्टेट और उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर उन्होंने क्या किया था, पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। इसीलिए उन्होंने 4,000 सैनिकों को इकट्ठा किया था अंग्रेजों के खिलाफ। एंड द ब्रिटिश वर ग्रेटली outnumbered by the rebel forces। अब क्या था, जो विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। ठीक है, विद्रोही टुकड़ियों के सामने जो विद्रोह कर रही थी टुकड़ियां, उनके सामने अंग्रेजों की जो संख्या थी वो क्या थी, बहुत ही कम थी। दे वर डिफीटेड इन द नंबर ऑफ बैटल। बहुत सारे मोर्चे पर उनकी जबरदस्त हार हुई थी, मतलब वो बहुत जबरदस्त हारे थे, नंबर ऑफ बैटल्स हारे थे। This convinced the people that the rule of the British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion. This convinced the people that the rule of the British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion.
to took the plunge and join the rebellion. इससे लोगों को बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त था। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है, अब अंग्रेज का शासन कोलैप्स हो चुका है, ये लोगों को यकीन हो गया था। ठीक है, अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। ठीक है, अब उनको यकीन हो गया था कि अंग्रेजों का शासन अब कोलैप्स हो चुका था और वो उनमें एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब वो उत्साह के साथ रेबेलियन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और a situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular, और आप कह सकते हो खास तौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। वाइड स्प्रेड मतलब था कि बगावत सबसे ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो जो डेवलप हुआ था अवध में, ये बहुत ज्यादा था, बगावत की स्थिति थी, ये काफी ज्यादा था। एंड on 6 August 1857 we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler। ठीक है, 1857 Lieutenant Colonel Tytler of his commander in chief expressing the fear felt by the British, our men are cowed by the numbers opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The zamindars have risen to oppose us. अब क्या हुआ था? 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया। ठीक है, क्या किया था? लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटल ने अपने कमांडर चीफ को एक टेलीग्राम भेजा और उसने अंग्रेजों के, मतलब उसने ब्रिटिशर्स के डर को बताया और कहा हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक चुके हैं। आर मैन आर कोविड, मतलब थक गए हैं। बाय द नंबर्स अपोज, इतने सारे नंबर्स हुए और इस एंडलेस फाइटिंग से वो लोग थक गए हैं। एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, मतलब सारे, मतलब एक एक विलेज हमारे अगेंस्ट है। यहाँ तक कि जो जमींदार है वो भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं और यहाँ तक कि जो जमींदार है वो भी हमारे खिलाफ खड़े हो चुके हैं।